नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या निराश हुआ जाए। ये पाठ वसंत कक्षा 8वीं की जो पुस्तक है उसमें संकलित है। इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। यदि आप सिर्फ बुराई देखेंगे तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप हर चीज़ में सकारात्मक पक्ष देखें और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर शाम के बाद सवेरा ज़रूर आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहले हम इस पाठ में बहुत कुछ कर चुके हैं, इसके सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं और आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इस पाठ के प्रश्नों के बारे में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छे अंक हिंदी में लाना चाहते हैं और विशेष रूप से जो टॉप 5 या टॉप 10 में आने की उम्मीद रखते हैं। अगर यदि आप रट्टा मारने के शौकीन हैं तो इस चैनल पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। ये चैनल विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए जो मेहनत पर विश्वास करते हैं और समझने पर विश्वास करते हैं और किसी न किसी तरीके से मेहनत करते हुए टॉप 5 में आना चाहते हैं। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न हमारा है, इसमें लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, लेखक का मानना है कि अच्छाई और बुराई साथ साथ चलते हैं। लोगों ने उन्हें धोखा दिया है परंतु उनकी सहायता भी की है। उन्होंने उन्हें निराश किया है परंतु उन्हें निराश होने से बचाया भी है। लेखक का मानना है कि यदि हम केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें हमने धोखा खाया है तो हमें निराशा हाथ लगेगी और जीवन कष्टमय बन जाएगा। लेकिन यदि हम उन घटनाओं को याद रखें जिनमें लोगों ने हमारी अकारण सहायता की, अकारण मतलब बिना किसी लालच के, तो निराश जो मेरा मन है वो हमारे निराश मन को तसल्ली दी है, हमारी हिम्मत बढ़ाई है, अकारण सहायता की है, तो इससे हमें खुशी मिलती है। लेखक को उनके साथ घटी कई घटनाएं अप्रिय हैं जो अच्छी नहीं लगती, परंतु उन्हें भूलकर अच्छी यादों के सहारे हताशा से मुक्त जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं और ऐसा ही करना चाहते हैं। ऐसा ही वो अपने पाठकों से उम्मीद करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस पाठ को लिखा है। लेखक आशावादी है, वह कुछ बुरे लोगों के आधार पर संसार को अंधकार में नहीं देखता। अभी भी उसका विश्वास जीवन के महान मूल्यों के प्रति बना हुआ है। यही कारण है कि वह निराश नहीं है। ये उत्तर है, ये एक सामान्य सा उत्तर होता है। यदि आप चाहें तो इस उत्तर में अपने विचार भी लिखकर से और भी खूबसूरत, बहुत भी और सार्थक बना सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख मतलब होता है आर्टिकल, एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए और कम से कम उनमें से 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखिए। अब इसमें करना क्या है, यानी 2 ऐसी घटनाएं या खबर कहीं से अगर आपने सुनी है उनको आपको कलेक्ट करना है और उनके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर उन घटनाओं के बारे में अपना कमेंट्स करना है कि यानी आपने उनसे क्या सीखा है। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये ओपन एंडेड प्रश्न है, यानी कि इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए मैंने जो हिंट है आपको दे रहा हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या करना है। उत्तर के लिए सहायता बिंदु क्या है? लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने संबंधी जो खबर है, आपने देखा लोगों ने दूसरों को भोजन खिलाया, लोगों को कपड़े दान किए, यानी विभिन्न तरीके से लोगों ने गरीबों की, मज़दूरों की जो मदद की है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेंगी। उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। दूसरा एक आपको उदाहरण देता हूँ, फिल्म कलाकार सोनू सूद का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोनू सूद ने, क्योंकि मीडिया में बहुत खबर चली कि बहुत से प्रवासी मजदूरों को उन्होंने अपना किराया लगा करके उनको भेजा है, और भी बहुत सी खबरें हैं, आप वहाँ से भी उदाहरण ले सकते हैं। मैंने उत्तर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं उत्तर लिखूँगा फिक्स हो जाए। आप अपने तरीके से बहुत से उत्तर लिख सकते हैं, बहुत अच्छे लिख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप लिखेंगे। इसलिए मैंने सहायता के लिए 2 बिंदु आपको दे दिए जिसका इस्तेमाल करके आप अपना उत्तर लिखें। प्रश्न 3 आपके सामने है,
लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हैं। ये प्रश्न जो है पिछले वाले प्रश्न की तरह है, इसमें भी ऐसी घटनाओं का जिक्र करना है आपको। जैसे आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरी मदद नहीं करेगा या कोई आपको जब लगता है कि निराश हो गए, कोई सहायता नहीं मिलेगी, किसी ना किसी ने आपकी आकर के मदद कर दी, हो सकता है ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी हों या आपके रिश्तेदारों के साथ घटी हो या आप जिनके परिचितों के साथ जिनको आप जानते हैं, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, तो उन घटनाओं के बारे में भी आप लिखेंगे इस उत्तर के पक्ष में। अब ये प्रश्न जो 4 आपके सामने है, इसका उत्तर हम दे रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? ये बहुत ज़रूरी उत्तर है। यहाँ पर दोष यानी किसी की जो कमियां हैं आप उसका पर्दाफाश करते हैं। पर्दाफाश को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोज करना। कब बुरा रूप लेता? अच्छी बात है कि आप करते हैं, लेकिन ये भी एक बुरा रूप ले लेता है। क्यों? ये देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, परंतु जब किसी के आचरण मतलब होता है बिहेवियर के गलत पक्ष को ही प्रमुखता से उद्घाटित किया जाए, उसमें रस लिया जाए और दोष उद्घाटन को ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए, तब ये बुरा हो जाता है। इस स्थिति में दोषों का पर्दाफाश करना गलत रूप धारण कर लेता है। अभी मैं इसको समझाऊंगी, तो आपको इतना उत्तर लिखना ही है नोटबुक में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे चैनल पे समझना और समझाने पर बहुत बल दिया जाता है ताकि आप अपनी समझ विकसित कर सकें। एक बात और है, विशेष रूप से इस पाठ से संबंधित काफ़ी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिसमें एक एक वाक्य को बहुत विस्तार से समझाया गया है। यदि आप वास्तव में अच्छे अंक लाने की उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अच्छे अंक ला सकते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप इस पाठ के हर अंग को, हर पक्ष को, हर वाक्य को, हर संदेश को, हर उत्तर को बहुत गहराई से समझने में सक्षम हो जाएंगे। एक बार आप जा कर के देखिए। और हाँ, मैं फिर कहना चाहूँगा, इस चैनल को वही बच्चे सब्सक्राइब करें जो टॉप 5 या टॉप 10 में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मौलिकता की बात की जा रही है, ओरिजिनलिटी की बात की जा रही है। रटी रटाई बातें हमारे चैनल पर नहीं की जाती हैं। मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते इस तरह से पढ़ाने पर विश्वास नहीं करता जिसमें सिर्फ अंक लाने के लिए बच्चे पढ़ते हैं। मेरा विश्वास है कि बच्चा उस बात को समझे और अपने शब्दों में लिख सके, पढ़ने के साथ साथ वो अपने वास्तविक जीवन में उन बातों को लागू कर सके, मंच पर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में बोल सके, पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात रख सके, वाद विवाद प्रतियोगिता जिसे अंग्रेज़ी में डिबेट कॉम्पिटिशन बोलते हैं उसमें बोल सके। यानी बहुत सारे लक्ष्य हैं मेरे पढ़ाने के पीछे, सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इन सब बातों को अपने अंदर चाहते हैं कि हों, वही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इसमें जो लिखा उसका मतलब क्या है? इस उत्तर का अर्थ ये है कि हम किसी के, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 20% इसके अंदर बुराई है, 80% अच्छाई है। आपने क्या किया, उसकी 20% बुराई को हाईलाइट कर करके उसको ऐसा सामने दिखा दिया दुनिया की नज़र में कि ये व्यक्ति बुरा ही है, इसमें कोई अच्छी बात ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरी बात जो है वो बताइए, लेकिन उसके अंदर अगर अच्छी बात है वो भी बताइए। यदि किसी के अंदर बुराई है तो वो उसको बताइए ताकि वो सुधार सके। लेकिन अगर आप दुनिया को यही बताएंगे कि बुराई है, इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, तो उसके दुनिया की नज़र में उस व्यक्ति के बारे में गलत राय बन जाएगी। इससे क्या होगा, अच्छे व्यक्ति फिर अच्छा काम करना छोड़ देंगे। ये हमें नहीं करना चाहिए। यही इस उत्तर का अर्थ है। अब प्रश्न 5 हमारे सामने आ गया। लेखक ने लेख का शीर्षक दिया है, क्या निराश हुआ जाए? क्यों रखा गया होगा ऐसा शीर्षक? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक कहते हैं कि जब हमारे साथ कोई बुरी घटना घटती है या हमें लोगों से धोखा मिलता है, तब हम निराश हो जाते हैं। जीवन में निराशा होने के कारण जीवन कष्टकर बन जाता है और हमारी सफलता में विघ्न पड़ता है। लेखक ये भी कहता है कि अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती हैं। यदि हमारे साथ बुरी घटनाएं घटती हैं तो हमारे साथ अनेक अच्छी घटनाएं भी घटती रहती हैं, जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। अच्छी घटनाओं के सहारे हमारा जीवन सरल हो जाता है। यहाँ पर सहारे की जगह सारे लिखा है बच्चों, तो उसको सुधार कर लेना। सहारे हमारा जीवन सरल हो जाता है। लेखक ने इस पाठ में एक प्रश्न उठाया है, वो क्या है? क्या निराश हुआ जाए? क्या हम निराश हो जाएं?
हमारा जीवन समाप्त करने के लिए, क्या हम निराशा को अपना जीवन समाप्त करने दें? यही कारण है कि लेखक ने इस पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए रखा। यानी कि दुनिया भर में बहुत सी गलत बातें हो रही, तो क्या हम निराश हो जाएं? क्या निराशा को अपने ऊपर हावी होने दें? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक और बेहतर शीर्षक देने की बात है, तो मेरे अनुसार आशावादी दृष्टिकोण, जीवन का उजला पक्ष आदि शीर्षक भी इस पाठ को दिए जा सकते हैं। वैसे जो शीर्षक का ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया वो बहुत बेहतर शीर्षक है, और अब इस शीर्षक में पूरे पाठ का संदेश समझ आता है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ और भी बातों की। यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में मैंने उत्तर तो नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता हो कि ये सभी प्रश्नों में लिखना क्या है। यानी जो बच्चे लिखना चाहते हैं, जो बेसिक था वो तो मैंने बता दिया, अब मैं वो भी बताऊंगा जो कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं क्या लिखना है, क्योंकि समझना बहुत विस्तार से होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है ये हम बता चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। वो इस प्रकार समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि बहुत से न्यूज़ चैनल दिन भर अब क्राइम वगैरह के बारे में दिखाते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि समाज में सब गलत चीज़ें ही घट रही हैं। यदि कोई अच्छी घटना घटती है तो कई बार वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि समाचार पत्रों को या न्यूज़ चैनल्स को समाज का जो उजला पक्ष है, अच्छी घटनाएं वो भी दिखानी चाहिए, जिससे समाज में की जो मानसिकता है वो सकारात्मक बने, समाज में एक स्वस्थ मानसिकता के लोग उत्पन्न हों, उनकी मानसिकता जो है समाज के अनुकूल बने। ये कहने की कोशिश इसमें की गई है, ये आपको लिखना है। कारण बताइए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। संभावित होता है एक्सपेक्टेड, क्या हो सकते हैं। आपस में चर्चा कीजिए और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब देखिए क्या है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका अर्थ क्या है आपको ये बताना है, यानी क्यों, कारण ऐसा क्यों कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि समाज ऐसा बन चुका है कि लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति जिसकी कोई राजनीतिक या कहीं और की उसकी पहुंच नहीं है, या वो बहुत सीधा साधा है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, वही ईमानदार बना हुआ है। बाकी हर कोई अपना काम मतलब निकाल रहा है, किसी ना किसी तरीके से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। तो यानी कि अगर कोई ईमानदार होता है तो लोग एक तरह से उसका मजाक बनाते हैं, उसकी ईमानदारी की तारीफ़ नहीं करते। उनको लगता है कि इसके पास ईमानदार बने रहने के अलावा कोई काम ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई अप्रोच नहीं है, कहीं इसकी साठ गांठ नहीं है, कहीं इसकी जान पहचान नहीं है, बड़े लोगों की सिफारिश नहीं है, इसलिए बेचारा मजबूरी में ईमानदार बना हुआ। यानी कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसका कारण, अगर ऐसा हो गया तो अच्छा नहीं होगा, समाज अपराधियों से भर जाएगा। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल अवश्य रहे, यानी कि ऐसे लोगों को हम बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि यदि किसी के पास बहुत सारी धन दौलत है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं धन दौलत लाया किस रास्ते से, क्या ईमानदारी से कमाई है या गलत तरीके से कमाया है। हम ये देख रहे हैं कि हाँ धन दौलत है, हम कहते थे बहुत अमीर व्यक्ति है। तो यानी कि लेखक कहना ये चाह रहा है कि हमें ऐसे लोगों की बुराई भी करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर की आलोचना भी करनी चाहिए, ताकि समाज में अच्छे तरीके से लोग धन कमाने पर विश्वास करें, गलत तरीके से ना करें। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। ये बताया गया है कि जब समाज में कुछ लोग किसी के बुरे पक्ष को बार बार दिखाते तो ऐसा लगता है कि समाज में केवल बुराई ही बुराई है, अच्छाई तो रह ही नहीं गई है। जैसे कई बार न्यूज़ चैनल भी ऐसा करते दिखते हैं, बस उसी की बात की जा रही है। यानी हमें जो सच्चाई है वही दिखानी चाहिए। और कई ऐसी घटनाएं या कई ऐसी खबरें होती हैं जिससे लगता है कि समाज में नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैल जाएगी, तो ऐसी घटनाओं को हमें दिखाने से बचना चाहिए। ज़्यादातर ऐसी घटनाओं के बारे में ही सबको बताना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, दूसरों के बारे में बताना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग उन बातों को सीखें और समाज को एक सही दिशा मिल सके। दो लेखक और बस यात्रा। अब आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा है, इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये इसका प्रश्न का अर्थ है कि इस बुक में एक और पार्ट है बस की यात्रा, उसके बारे में बताया जा रहा है। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए।
अब आप देखिए, ये इसमें आपको कल्पना से ही लिखना है कि जैसे कि उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा परिवहन, हमारी व्यवस्था है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बसेस नहीं मिलती हैं और बहुत टूटी फूटी बसेस होती हैं, कहीं भी ख़राब हो जाती हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन से लिख सकते हैं। हाँ, इसमें आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, आप इस पर एक संवाद लिखिए, डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं दोनों के आधार पर, जिससे क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल भी आपकी हो जाएगी, संवाद लेखन भी हो जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अतिरिक्त प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, आप इसमें ये कहेंगे कि हाँ, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए मुश्किलें तो आएंगी, इसलिए हमें सच्चाई के मार्ग पे ही चलना चाहिए, मार्ग चाहे कठिन हो। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, ठीक है, अच्छी बात है, हम आदर्श बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। त्याग करना पड़ेगा, आप चाहे अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़े, अपने धन का त्याग करना पड़े, लेकिन अच्छी बातों को आपको समाज के सामने लाना ही पड़ेगा, जिससे अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। ये इसमें कहने की कोशिश की है। तो आप कहेंगे हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि भाई आदर्शों की बातें करना आसान है, लेकिन उन पर चलना मुश्किल है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि सब लोग ऐसा ही सोचने लगेंगे तो लेखक ने जो पाठ लिखा है, क्या निराश हुआ जाए, वो निरर्थक हो जाएगा। समाज में दो लोग भी अगर अच्छी बातें सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो वही आगे समाज को ले जाते हैं। लीडर कोई एक ही होता है, तालियां बजाने वाले और भीड़ के पीछे और किसी लीडर के पीछे भीड़ की तरह चलने वाले लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन लीडर कोई एक ही होता है, क्योंकि वही एक आदर्श होता है, वही आगे आकर के इनिशिएटिव लेता है और आगे बढ़ता है, लीड करता है। तो हमेशा याद रखिए, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आपको आगे ले आकर के आदर्श स्थापित करना होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। सपनों का भारत हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान मनीषियों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। आपको इसमें बताना है, ऐसा राम राज्य की कल्पना की गई है कि जिसमें हर कोई सुखी हो, सब लोग इक्वल हो, समान हो, अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, सभी लोग शिक्षित हों और महंगाई ना हो, सबके साथ न्याय हो। यानी जितनी भी सकारात्मक बातें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वही जिस समाज में हैं, उसी का सपना हमारे भारत के मनीषियों ने, मनीषी होते हैं जो पुराने ऋषि मुनि थे, विद्वान लोग थे, उन लोगों ने देखा है। ये आपको इसमें लिखना है इसके उत्तर में, यानी कि विशेष रूप से लिखना है, जिसमें हर कोई दूसरे के बारे में सोचता है, स्वार्थ की बात नहीं करता है, परमार्थ की बात करता है, लोगों के भले की बात करता है। आप देखते हैं हमारे देश में गुरुद्वारे में भी लंगर चलता है, जगह जगह भंडारा चलता है, जगह जगह प्याऊ लगाए जाते हैं पानी पीने के लिए। यानी हम लोगों की मदद करने पे विश्वास करते हैं। बस यही जो सोच है, इसी की बात हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने की है, वही आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? फिर ये पूछा गया है अंतिम प्रश्न में कि आप अपने भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। इसमें आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरह का भारत आप देखना चाहते हैं, भाई जिसमें गरीबी ना हो, सब लोग शिक्षित हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सड़कें हों, किसानों की समस्याएं। यानी इसके लिए पहले आपको पॉइंट लिखने पड़ते हैं, पहले बिंदु बना लीजिए, किस किस कौन कौन से बिंदु को आप कवर करेंगे। डायरेक्ट आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू नहीं करना है। पहले आप ये देखिए कि क्या क्या बिंदु इस प्रश्न के उत्तर में आप कवर करना चाहते हैं। अपने बड़ों से, मित्रों से सबसे चर्चा कीजिए। ग्रुप स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अपने साथ लोगों को बिठाइए, अपने चाहे वो आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, टीचर से भी बात कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, दादा दादी, नाना नानी, सबसे बात कीजिए, उनके इनपुट्स लीजिए। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उस पर एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए आप जब आंसर बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा आंसर बनेगा और आप अधिक से अधिक अंक लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और थोड़े से मैं यहाँ शब्द ही बता दूँ, हालांकि आपको पता है। धर्मभीरु यानी जो धर्म से डरता है, अधर्म नहीं करता, गलत काम नहीं करता, इसको धर्म भीरु बोलते हैं। भीरु का मतलब डरने वाला। पर्दाफाश आपको बता ही दिया, किसी की मिस्ट्री खोल देना, रहस्य खोलना, दोष प्रकट करना, उजागर करना, प्रकट करना, कभी एक्सपोज होता है। गंतव्य, गंतव्य जो शब्द होता है बच्चों, ये होता है मंजिल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में मंजिल और शुद्ध हिंदी में गंतव्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है डेस्टिनेशन। ढांढस का मतलब है तसल्ली देना, धीरज बंधाना। जैसे किसी को कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, सब अच्छा हो जाएगा। जिस किसी को तसल्ली देते हैं उसी को ढांढस बंधाना बोलते हैं। एक एक शब्द का अर्थ मैंने समझाया हुआ है। एक ये पूरा पाठ है, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी चैनल पर उपलब्ध है। मैं जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पाठ के हर अंग को, हर बात को मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। इस चैनल पर वो वीडियो हैं, आप उनको देखिए। चैनल बने हुए, कक्षा 8वीं में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको चैनल में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। एक एक वीडियो को आप सुनेंगे,
कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप इस पार्ट से संबंधित आए और आप ना कर सकें। ये गारंटी है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा आपको। अगर 3 अंक का प्रश्न है तो पूरे 3 अंक मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके इस पाठ को समझाया और पढ़ाया जा रहा है, वो आप अगर उसी का इस्तेमाल करेंगे और उसमें और बातें जोड़ने में सक्षम बनेंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। बस आप एक बात ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। और याद रखिए, मेरा उद्देश्य रटने की बात नहीं करता हूँ, मैं समझने की बात करता हूँ। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और इस चैनल पर और भी वीडियो बहुत सारे हैं, 6 के भी हैं, 7 के भी हैं। यदि आपके भाई बहन 6 में 7 में तो उनके लिए भी इसमें सामग्री उपलब्ध है। 9th में 10th में तो उनके लिए भी इसमें उपलब्ध है सामग्री। और जो नहीं है वो बहुत से पार्ट इसमें आते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रह जाएगी, चाहे वो स्पेलिंग एरर की बात हो, कैसे आप सुधारें, अंक कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ, अपने नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी मॉरल एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें, आप समाज में अपनी कैसे अच्छी छवि बनाएं, क्लास में अपनी कैसे अच्छी इमेज बनाएं। बहुत सारी बातों पर मैं चर्चा करूँगा। हाँ, और भी बातें आएंगी, कविताएँ कैसे लिखें, नाटक कैसे लिखें, स्किट कैसे लिखें, कंपेयरिंग कैसे करें। कोई आपकी असेंबली हो रही है, असेंबली के लिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, वो आपको सारे तरीके इसमें बताए जाएंगे। तो ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए इन सब बातों को सीखने समझने के लिए। धन्यवाद।